अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरे जान, कैसे आप सब। तो आप लोगों ने मेरे बेटे कल ऑसिलेशंस का जो FLP4 है वो भी दे दिया मेरे बच्चे। तो होपफुली किसी किस्म का मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें इशू था और हुआ भी नहीं होगा। और मैंने जो इसके नोट्स थे मेरा बेटा वेव्स वाले चैप्टर के वो अपलोड कर दिए थे। जब आप लोगों को टाइम मिले अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको पढ़ भी लीजिएगा और उनको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। PDF अपलोड की थी मेरा बेटा और उसमें वर्कशीट भी अवेलेबल है। सारे इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके MTCAT के टेस्ट में अब तक के आ चुके हैं उसमें मेरा बेटा मैंने डाल दिए थे। अब होपफुली अब आप लोगों के मेरा बेटा डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप उसको कितना सीरियसली लेते हो। जी आज डेफिनेटली मेरा बेटा हम FLP4 की ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। सिर्फ 1 या 2 मिनट का आप लोगों को मेरा बेटा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे सामने आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो शो होते हैं, मैं टेस्ट स्क्रीन पे सामने रखने के बाद फिर आप लोगों को जो MCQs है मेरा बेटा वो उनके जो सोल्यूशंस हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या है मेरा बेटा। FLP4 को मेरा बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं। तो खैर मैं आप लोगों के सामने जो मुझे याद है जो जो MCQs थे उनके अकॉर्डिंग चलता हूँ। एक MCQs आपके पास, इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टू y is equal to a sin 4 by t to y is equal to 8 sin 4 pi t. Its amplitude and frequency is, हमें इसका एम्पलीट्यूड बताना था और फ्रीक्वेंसी बतानी थी। मेरा बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाए और आप लोगों को वो एक इक्वेशन दे दी जाए तो आपने मेरा बेटा वहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करना होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मेरा बेटा हमने इसका क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर 8 को मैं या इधर ले जाऊं 2 को तो ये मेरा बेटा डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 8/2 क्या आएगा मेरा बेटा 4 साइन 4 पाई टी। तो वैसे आ रहा है हमारे पास, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4 साइन 4 पाई टी। क्या मेरा बेटा, ये तो हमारे पास गिवन इक्वेशन आ गई। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या कहती है कि x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा x नॉट हमारा मेरा बेटा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। x नॉट इज इक्वल टू हमारे पास फिर क्या आ जाएगा मेरे बेटे 4 मीटर। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो मेरा बेटा अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे देखें तो आपको मेरा बेटा 4 पाई नजर आ रही है। सो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड हमारे पास इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, आपने जस्ट क्या करना था, उस इक्वेशन का कंपैरिजन करना था विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आप लोगों के पास मेरे बेटे ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड विल बी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दौरान जो रिलेशनशिप है वो क्या मेरा बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। इसके लिहाज से अब देखें दोनों का प्रोडक्ट ले, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी विल बी इक्वल टू किसके आ जाएगा मेरा बेटा 2 पाई के। ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा आपके पास 2 पाई के इक्वल आ गया। तो इसका आंसर आपके पास 2 पाई आता है। ये कितनी देर लगेगी अभी, FLP4 मेरे सामने खोल के रख दीजिएगा। उसके बाद इफ अ mass of 0.5 kg
is attached to a spring and maximum energy stored in it is 0.04 joule. Oscillate with a time period of 5 seconds. The amplitude of the motion will be. Amplitude of the motion mass spring system का हमसे पूछा गया मेरा बेटा. सो एक्स नॉट की वैल्यू कैलकुलेट हमने करनी है. सबसे पहले जो चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं मेरा बेटा. इफ अ mass of 0.5 kg, mass हमारे पास 0.5 kg गिवन है. एनर्जी भी गिवन है आपके पास मेरा बेटा 0.04 जॉल. तो सिंपली सबसे पहले हम टाइम पीरियड का फार्मूला लिखते हैं, वहां से के की वैल्यू कैलकुलेट करें. हमारे पास एनर्जी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो आपके पास, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, होती 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर. तो मुझे एक्स नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एक्स नॉट की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मुझे जिस चीज के बारे में पता होना चाहिए वो के है और पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी तो मेरा बेटा मेरे पास है 0.04, लेकिन के का वैल्यू नहीं है. तो के की वैल्यू सबसे पहले मैस स्प्रिंग सिस्टम में कैलकुलेट की जाएगी. टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के. हमारे पास मेरा बेटा मैस गिवन था, तो यहाँ से हमने पहले सबसे पहले के का फैक्टर निकालते हैं. आपके पास मेरे बेटे फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं यहाँ पे जो गिवन है. 5 seconds. The time period 0.0 joule and it's oscillate with a time period of 5 seconds. टाइम पीरियड की जगह पे 5 सेकंड लिखें. तो पाई पाई के साथ मेरा पुत्र कैंसिल हो गया. ये आ गया 2 अंडर रूट एम ओवर के. ये बनेगा 1/2 इज इक्वल टू एम ओवर के. हमें यहाँ पे मेरा बेटा इसका पहले स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा. जब दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो ये 1/4 विल बी इक्वल टू एम ओवर के आएगा. हमें के की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो मेरा बेटा ये बन जाएगी के इज इक्वल टू 4m के इक्वल बन जाएगा. के कैलकुलेट करना था तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4m. m हमारे पास मेरा बेटा गिवन है 0.5. सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4. तो ये मेरे पास मेरा बेटा जो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू आ रही है वो 2 न्यूटन पर मीटर बनेगी. के की वैल्यू 2 न्यूटन पर मीटर आ गई. अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम सारे आंसर की वैल्यू पुट करेंगे. सो 1/2 के की जगह पे भी मेरा बेटा आ गया 2 एक्स नॉट स्क्वायर. हमें तो वो तो कैलकुलेट करना मेरा बेटा, उसकी जगह में एक्स नॉट ही लिखा रहने देंगे. 2 के साथ कैंसिल. पोटेंशियल एनर्जी 0.04 जॉल थी. सो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आपके पास मेरा बेटा आएगा 0.2 मीटर. एक्स का आंसर ना आएगा 0.2 मीटर, और हमारा आंसर यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा एक्स नॉट का 20 सेंटीमीटर. दिखा दें इनके कमेंट्स, पता नहीं बेचारे क्या क्या कह रहे हो. तो बड़ी चुस बात है एक की बाद में बता दूंगा. आपने इनकी कमेंट. जी मेरा बेटा प्रैक्टिस के साथ करेंगे, और इतना तो मेरे ख्याल में सबको पता ही होना चाहिए कि 0.5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 न्यूटन मीटर पर कैसे आता है. तो इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए. टेस्ट कहाँ से ओपन होना है, आप चाहे लाइव के ऑप्शन पे वहां पे जाके स्क्रॉल डाउन करें, जहाँ पे आपके पास FLP4 आएगा, व्यू आंसर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा बेटा आपका जो टेस्ट है वो ओपन हो जाएगा. जी मेरा बेटा आप लोगों के जो
फर्स्ट एमसीक्यू में ना आपके पास ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन थी, उसको हमने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन किया। एक्स नॉट हमसे पूछा गया था, एक्स नॉट की जगह पे यहाँ पे 4 आ रहा है तो मैंने 4 मीटर लिख दिया। ओमेगा पूछा गया तो ओमेगा की जगह पे यहाँ पे 4 पाई आ रहा है तो मैंने 4 पाई लिख दिया। सर थोड़ा सा ऊंचा बोलें। ठीक है मेरा पुत्र, इतना ऊंचा बोलना है। अगला क्वेश्चन बताइए, जितने ये क्वेश्चंस हो चुके हैं इनमें से कौन सा दोबारा डिस्कस करने वाला तो मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट पूछा गया था, तो वो 2 पाई के इक्वल है। महानूर इसलिए मेरा बेटा डराया था कि मुश्किल था कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो ज्यादा अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो। सर जी फिफ्थ वाला भी एक्सप्लेन करे, वो मेरा भी गलत। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा फिफ्थ वाला, खैर मैं देख लेता हूँ मेरा बेटा। नहीं हो रहा शो सर जी, इतनी एमसीक्यू क्यों नहीं शो रहा? ओहो, हमारे पास भी यार ये शो नहीं हो रहा, क्योंकि जिसने अटेम्प्ट किया होगा टेस्ट उसके सामने टेस्ट शो हो रहा है। खैर मैं आपको एमसीक्यूज लाइन वाइज बताते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कौन कौन से जो ऐड करवाए थे, जितने मुझे याद हैं वो तो मैं करवा दूंगा मेरा बेटा अभी के अभी, कोई मसला ही नहीं है। Next question: the amplitude of vibrating body is situated in a resistive medium, decrease linearly with time, remains constant with time, decrease exponentially and inversely proportional to time. So 46 हमारे पास यहाँ पे बनता है और decreases exponentially. In damping case, amplitude of the vibrating body हमेशा कम होता है, कम सर कंटिन्यूअसली इग्नोरिंग मी। पुत्र जी मेरे को सामने हुन लैपटॉप ऑन होया है, हुन ਤੁਹਾਡੇ कमेंट मेरे सामने आए, हुन गल करो ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ इग्नोर किया गया पुत्र, जरा बताएं। जी जी सना बोले मेरा बेटा, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, सिर पाड़ देना मेरा। जी सारिम साहब आप भी अरशाद फरमाए, क्या कह रहे थे आप? हम लोगों ने मेरा बेटा ग्राफ भी बनाया था और आपने देखा था डैम्पिंग की वजह से एम्पलीट्यूड कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। एनर्जी वाले में पाई कैसे लेफ्ट पे आएगा? एनर्जी वाले में पाई लेफ्ट कैसे आ गया मेरा बेटा? आपके पास ये है कि टाइम पीरियड गिवन था पाई सेकंड, तो पाई पाई के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। मुझे के की वैल्यू चाहिए थी, मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। ठीक है मेरे बेटे, जब दोनों साइड पे स्क्वायर लिया 1/4 आ गया m ओवर के, तो के की वैल्यू होगी 4m। मैस गिवन था 0.5 तो 2 न्यूटन पर मीटर आ गया। उसके बाद मेरा बेटा एक एमसीक्यू आपके सामने था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन of an amplitude in one period is the displacement of simple harmonic motion of amplitude in one period is। अगर हम मैं बात करूं इन वन पीरियड की, तो इसका आंसर मेरा बेटा ये याद रखना, जीरो क्यों आया? इन टाइम इक्वल टू द टाइम पीरियड बॉडी रिटर्न टू इट्स सेम पोजीशन, सो द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। अगेन क्वेश्चन जरा देख लो मेरा बेटा, क्वेश्चन क्या था आप लोगों के सामने, द एम्पलीट्यूड sorry the displacement of a simple harmonic motion of amplitude in one period is zero। कि जब आपके पास पीरियड 1 था, टाइम आपके पास इक्वल टू द टाइम पीरियड आ रहा था, टाइम इक्वल टू द टाइम पीरियड आ रहा है मेरा बेटा, वन पीरियड आपको बताया गया है टाइम पीरियड है। जब किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम का टाइम पीरियड आपको वन पीरियड बता दिया गया, इट मींस कि ऑब्जेक्ट ने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वो वापस आ गया। इस बात का मतलब ये बना कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं आया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास मेरा बेटा जीरो होगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास जीरो होगा। मेरा बेटा यहाँ पे जो कुछ लोग बात कर रहे थे एम्पलीट्यूड के डैम्पिंग की वजह से, हम लोगों ने मेरा बेटा वो ग्राफ भी पढ़ा था, अगर आपको ये याद हो, इस तरह करके ग्राफ आ रहा था, ये एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपके पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही,
स्ट्रेट लाइन तब आती है हमारे पास जब हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन या इनवर्सली रिलेशन आ रहे हो, तो आप ये कहते हैं कि दो चीजें एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेट कर रही है। यहाँ भी है डैम्पिंग की वजह से एम्पलीट्यूड कम होता है, और एम्पलीट्यूड हम किसकी बात करें मेरा बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम की। तो उसके अगर आप वेव फॉर्म देखते हो तो मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहा होता है। क्या ये लिनियरली मूव करे? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम है मेरा बेटा, लीनियर सिस्टम की तो यहाँ पे बात कर ही नहीं रही, या लीनियर मोशन की यहाँ पे बात नहीं हो रही। सर अगर एम्पलीट्यूड पूछे तो 4a होगा मेरा बेटा। अगर एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो जाहिर सी बात है जी 4 होगा, डिस्टेंस 4a होगा और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इससे रेलिवेंट, इससे पहले भी आप लोगों ने मानो बेटा एक एमसीक्यूज किया हुआ था कि अगर आपके पास एक साइकिल कंप्लीट होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस 4a है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। उसकी रीजन ये कि ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन से स्टार्ट किया उसी पोजीशन पे मेरा बेटा वापस आ गया। ये कुछ लोग बार बार पूछ रहे थे कि एक्सपोनेंशियली क्यों नहीं है, लीनियरली क्यों है। जी कर रहे हैं मेरा बेटा, नेक्स्ट की तरफ भी चलते हैं। अब मुझे आइडिया नहीं कि क्वेश्चन नंबर 6 और 8 क्या थे, लेकिन मेरे पास जो एमसीक्यू से जहां से मैंने दी मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं मेरा बेटा। चले मेरा बेटा, गुड है। अगर क्लियर हो गया तो ये सारेम का क्या इशू है मेरा बेटा? यार एक्सपोनेंशियली ग्राफ नहीं आपने देखा एक्सपोनेंट की फॉर्म में, इस तरह कर्व की फॉर्म में इंक्रीज करना या डिक्रीज होना, फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम एंड देन मीन टू एक्सट्रीम, फ्रॉम देन अगेन ऑन मीन। जी मेरा बेटा। और रीबा पुत्र, इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, आपको मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो भी क्वेश्चन है आप जरा काइंडली ये बात करने से पहले लिख ले, क्योंकि मैं इस बात को ज्यादा दिल पे ना ले जाऊं और मैं डांटना नहीं चाह रहा फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी है मेरा बेटा, टू स्प्रिंग्स हैव फोर्स कांस्टेंट इन द रेशियो 4:9, द टाइम पीरियड्स ऑन द रेशियो ऑफ, टाइम पीरियड की रेशियो क्या होगी? जी मेरा बेटा आगे चल रहा हूं। हमारे पास रेशियो की है, टू स्प्रिंग्स की है फोर्स कांस्टेंट रेशियो। तो आपके 3/2 इसका आंसर आता था। अगर ये क्लियर है तो बताएं। अरीबा कब से? सर मैंने फिजिक्स सर मैंने फिजिक्स के सिर्फ 5 एमसीक्यू सॉल्व किए एंड टेस्ट वाज ऑटो सबमिटेड। मेरा बेटा ये टेक्निकल इशू है, आपने बता दिया। आपको जो नंबर्स गिवन है 0300888550, वहां पे आप लोग मेरा बेटा उनको भी बताएं, और जैसे सर फरहान क्लास में आते हैं वो इन चीजों को हैंडल करते हैं मेरा बेटा, उनको बताएं कि आपका ये इशू आ रहा है। अदरवाइज यकीन करें मैं घर में बैठा किसी के एमसीक्यूज को पीछे अपनी तरफ नहीं खींच लेता कि नहीं पुत्र एन उन्हीं में करन देने, एन करन देने, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन करें ये मेरे बस में नहीं होता। हमें बड़े अच्छे से पता है T = 2/m/k है जनाब जी उस्मान साहब। T और K टाइम पीरियड और मास स्प्रिंग कांस्टेंट के दरमियान इनवर्स रिलेशन आती है। इस लिहाज से अगर दो टाइम पीरियड देखें T2/T1 या T1/T2। सर जी मेरे क्वेश्चन मिसिंग थे, उनके जस्ट आंसर थे, ये क्या प्रॉब्लम हुआ? काइंडली रिप्लाई। मेरा बेटा ये सर फरहानी आपको बताएंगे इसका क्या इशू है। या तो फिर आपका इंटरनेट इशू है या फिर आपका मेरा बेटा इंटरनेट इशू है। मुझे बार बार जो एक ही चीज आपके कमेंट पे बताई जा रही है वही है कि सना बेटा आपका इंटरनेट का इशू है, आप अच्छे वाला नेट लगा लें मेरा पुत्र। एक क्वेश्चन था मेरा पुत्र आप लोगों के सामने, एट मीन पोजीशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ये बात आपको बड़े अच्छे से पता है। मीन पोजीशन के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मेरा पुत्र आपकी 0 होती है। जी अरीबा बेटा, मैंने सिर्फ फरहान को वैसे क्लास में दोबारा आके भी यही बात बता दी है। होपफुली अल्लाह करे आपके जो मसले परेशानियां हैं जल्द से जल्द खत्म हो जाए, वो रिजॉल्व हो जाए। ओके अगेन आपके पास एक क्वेश्चन था मेरा बेटा लिफ्ट वाला। A simple pendulum is oscillating in a lift. If lift starts moving upwards with acceleration, its period will be, इसका जाहिर सी बात एक्सेलरेशन इंक्रीज कर जाएगा टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन के दरमियान
इनवर्स रिलेशन आता है तो हमारे पास ये डिक्रीज करेगा, सो टाइम पीरियड विल डिक्रीज। फॉर्मूला आपके पास बनता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, लिफ्ट अपवर्ड आ रही है तो g प्लस ए हो जाता है, जिसकी वजह से आप ये फैक्टर इंक्रीज करने से टाइम पीरियड आपका डिक्रीज कर जाएगा। मार्क्स से कभी जज नहीं किया जाता इंटेलिजेंस को, सर चैट हेड कर दें प्लीज। अरे चैट थोड़ी देर के लिए हाइड कर दें ताकि मैं जितने एमसीक्यूज है वो डिस्कस करूं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा आपके पास एक एमसीक्यूज का, there is a body moving mass m and performing simple harmonic motion with amplitude a, there is a restoring force F is equal to minus kx where x is the displacement, the total energy of the body depends upon। सो मेरा बेटा आपके पास टोटल एनर्जी तो एक्चुअली होती है हाफ के एक्स नॉट इज इक्वल टू, और हमारे पास यहाँ पे जो चीजें गिवन है के एक्स गिवन है, के ए एक्स है, के ए बी है, के ए है, तो इसका आंसर आपके पास मेरा बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे और टोटल एनर्जी पे। टोटल एनर्जी मेरा बेटा आपके पास होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, इसके अलावा जो एक्स नॉट होता है इसको हम ए का, मैंने उस दिन भी बताया जिसको एम्पलीट्यूड कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे ए और 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। उसके बाद 52 में अगेन आपसे पूछा गया है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पोटेंशियल एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी आर मेड एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x is maximum, total energy is 0 when x is 0, kinetic energy is maximum when x is 0, potential energy is maximum when x is 0। तो मेरा बेटा हमारे पास इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन जब x 0 होता है तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, जबकि टोटल एनर्जी हमेशा आपके पास हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही रहेगी। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हमने लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये बात पढ़ी थी कि हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, वो एक जैसी रहती है। तो उसके बाद मेरा बेटा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, एग्जीक्यूटिंग काइनेटिक एनर्जी गिवन है 16 जूल when it is at its mean position, if the mass of the particle is m given as 0.32 kg, what is the, पेज मेरा बेटा अपना एक दफा रिफ्रेश कीजिएगा फिर पढ़ो। इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था, क्या मतलब? आपने मेरा बेटा अपने जितनी प्रॉब्लम्स ना एमसीक्यूज की कोई भी शुरुआत आपने सर फरहान से पूछना है, ही इज रिस्पॉन्सिबल ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है मेरा बेटा? आपके एमसीक्यू शो नहीं होते, लेट होते, आपने सर फरहान से पूछना है। और अभी फिलहाल अपना पेज रिफ्रेश कर ली। हमसे वेलोसिटी पूछेगी भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है K डॉट ए, जो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या 1/2 mv नॉट स्क्वायर होता है। आपको V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो भाई सिंपली काइनेटिक एनर्जी के साथ जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, V नॉट स्क्वायर आ जाएगा। V नॉट स्क्वायर को V नॉट बनाने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले ली। काइनेटिक एनर्जी आपके पास गिवन है 16, मास गिवन है 0.32, स्क्वायर रूट में आंसर आपके पास आएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सिंपली इसमें से v निकालना था, उत्तर 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद इन केस ऑफ अ फोर्स वाइब्रेशन द रेजोनेंस वेव बिकम्स वेरी शार्प व्हेन द, तो मेरा बेटा आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि रेजोनेंस शार्प कब आएगी, लेस डैम्पिंग फोर्स गिव्स अ टॉलर एंड नैरो पीक ऑफ रेजोनेंस, जब डैम्पिंग कम होगी। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज x is equal to 0.25 sin 200 t, the maximum speed of the particle will be, तो आपने मेरा बेटा वही स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अपना कंपैरिजन करना था। सो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, से यहां से एक्स नॉट की वैल्यू देखें और ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मेरा बेटा मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी
सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है x इज इक्वल टू 0.25 साइन 200t। इसको मैं रेस कर देता हूं। x इज इक्वल टू 0.25 साइन 200t। द मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आपके पास मेरे पास होता था मेरा बेटा x नॉट ओमेगा। तो यहां से x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t से आप सबसे पहले x नॉट की वैल्यू निकालेंगे जो यहाँ पे पुट कर देंगे, वो आ रही 0.25। ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ रही मेरे बच्चे 200। तो 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, तो हमारे पास मेरा बेटा आएगा आंसर 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये जनाब आपका इसका आंसर आ गया। ये चीज याद रखिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सीलरेशन के हम लोगों ने फॉर्मूलाज भी पढ़े थे जी। उसके बाद इन स्टेशनरी लिफ्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। A man measures the time period of the simple pendulum in a stationary lift and find it to be t second। स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर वो टाइम पीरियड देखते हैं कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम का t सेकंड आता है। If the lift accelerates upward, ऊपर की तरफ जा रही है, with an acceleration g by 4, the period of the pendulum will be। अगर उसकी एक्सेलरेशन अवधारी से ऊपर की तरफ जाएगी तो g प्लस a आएगा और a की वैल्यू बताएगी ये g by 4। सो अपवर्ड मूव करते हुए उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल आता है, उसकी वैल्यू मेरा बेटा हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो देख लेते हैं भाई क्या आती है। स्टेशनरी लिफ्ट में टाइम पीरियड था आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। जैसे ही उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया ऊपर, t प्राइम की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस ए। लेकिन a की वैल्यू उन्होंने कहा है किसके इक्वल है मेरा बेटा g बाय 4 के। तो यहां पे उसकी वैल्यू पुट करें g बाय 4 की, टू पाई एल ओवर जी प्लस जी बाय 4। यहां से अगर आप अगर एलसीएम लेते तो हमारे पास सिंपली जब एलसीएम लोगे तो अंडर रूट 4 ओवर 5 सेपरेटली अलग से आ जाएगा और यहां पे अगेन वही t की वैल्यू बन रही होगी 2 पाई इंटू अंडर रूट एल ओवर जी। इस फैक्टर को हम लिखेंगे अंडर रूट 4 ओवर 5 या 5 अंडर रूट की हो पाए ना, पूरी आ रही इसमें 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 है, तो 2 ओवर अंडर रूट 5 इंटू टी मेरा पुत्र इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली आपने जी की जगह जी बाई 4 का 4 एलसीएम आया तो आपके पास मेरा बेटा 4g प्लस जी 5g ओवर 4 आ जाएगा। तो आप क्या करें मेरा बेटा, उसको ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट को 4 ओवर 5 को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, ये अगेन तो सिंपल जो फैक्टर बनता है 2 का स्क्वायर रूट लेने से 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 5 का वैसे के वैसे और साथ टी आ गया। इट मींस कि जी की वैल्यू को जी बाय 4 करने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 5 इंटू टी। क्या बात है, ऑप्शन नहीं मैंने देखी, देख लें। हाँ जी, ऑप्शन मेरा बेटा आपके पास बी बन रही है। हाँ, a simple pendulum executing simple harmonic motion is falling freely along with the sport in an elevator. Then its time period increases, decreases, does not oscillate at all. तो मेरा बेटा 57। जब a की वैल्यू g पे रखते हैं, आपको पता है जब फ्री फॉल करता है, कल भी एमसीक्यू डिस्कस हुआ था, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास इनफिनिट आती है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर g माइनस a और a को g के इक्वल पुट करेंगे तो g माइनस g समथिंग ओवर
जीरो हमारे पास हमेशा एक इंफिनिटी आता है, तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड है वो इनफिनिट होता है हमारे पास। इट मीन्स कि जब उसका टाइम पीरियड जीरो होगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी जीरो ही आएगी। टाइम पीरियड इनफिनिट हो तो फ्रीक्वेंसी क्या आती है मेरा बेटा? फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरा बेटा? एफ इक्वल टू 1/t, 1/इंफिनिटी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी आपके पास जीरो। इस बात का मतलब ये बनता है कि इस वक्त स्प्रिंग में किसी किस्म की कोई ऑसिलेशन ही मौजूद नहीं है, स्प्रिंग ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, तो टाइम पीरियड आपके पास इनफिनिट और आपके पास अगेन मेरा बेटा मैं बताता हूँ, हौसला रखे। उसके बाद मेरे बेटे a simple pendulum is executing a simple harmonic motion, so it does not oscillate at all, इसका आंसर आएगा। A simple pendulum is executing simple harmonic motion with a time period t if the length of the pendulum is increased by 21%। अगर हम उसकी लेंथ को 21% इंक्रीज कर देते हैं, the percentage increase in the time period of the pendulum, if the length of the pendulum is increased by 21%, the percentage increase in the time period of the pendulum of increased length is, टाइम पीरियड में कितना इंक्रीमेंट आएगा अगर आप उसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट कर रहे हो मेरा बेटा? 21%। इट मींस कि आपके पास फर्ज करें ओरिजिनल लेंथ थी उसकी 100% एल, आपने उसमें मजीद 21% ऐड कर दिया तो आपकी जो न्यू लेंथ आ गई वो 121% आ गई। आप उसको परसेंटेज की फॉर्म को सिंपल फॉर्म में जब लाओगे तो 1.21 एल आ जाएगा। तो टाइम पीरियड के साथ इसका रिलेशनशिप देखेंगे तो क्या आता है, देखते हैं। टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, परसेंटेज ऑफ लेंथ आपके पास 100% एल थी, मैं कह लेता हूं, जिसे हम नाम दे देते हैं मेरा बेटा एल प्राइम का। आपने इसमें इंक्रीमेंट किया 21% का, तो ये बन गया 121% एल, परसेंटेज ऑफ एल प्राइम। अगर सिर्फ इसको परसेंटेज की सिंपल फॉर्म में लिखना हो 100 पे डिवाइड कर देंगे तो एल प्राइम की वैल्यू आएगी 1.21 एल। इट मीन कि आपने उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कर दिया 1.2 एल के लिहाज से। टाइम पीरियड और लेंथ के दरमियान टी प्राइम इज ओवर टू डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो ये आ जाएगा एल प्राइम ओवर एल। जिस तरह हम के साथ इसका आंसर लिखते थे, टी प्राइम पे लेंथ आएगी 1.21 एल, टी पे सिंपल एल आएगी, तो देखते हैं कि टी प्राइम का आंसर क्या आता है। टी प्राइम ओवर टी यहां पे आ गया 1.21 एल और यहां पे सिंपल एल, ये कैंसिल हो गया। 1.21 का स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर आएगा आपके पास 1.1। तो ये टी इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी प्राइम जो न्यू टाइम पीरियड आएगा वो इंक्रीज कर जाएगा कितने फैक्टर के साथ? 1.1 टी फैक्टर के साथ। कितने फैक्टर के साथ मेरा बेटा? 1.1 टी फैक्टर के साथ इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह अगेन आपके पास अगर इंक्रीमेंट किया गया हो 300 का, तो 100% में 300 ऐड करेंगे तो 400% आएगा न्यू लेंथ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे अगेन वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके पास उस केस में मैं इसको भी सोल्व कर देता हूं। परसेंटेज ऑफ लेंथ की बात कर दे, 100% एल, उसमें आपने 300% एल का इंक्रीमेंट किया, टोटल बन गया 400% एल। ये परसेंटेज एल प्राइम की वैल्यू लिखे तो 400 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 4L आ जाएगा। अगेन वही फॉर्मूला, टी प्राइम ओवर टी इज इक्वल टू एल प्राइम ओवर एल। एल प्राइम की जगह पे लिखें 4L डिवाइडेड बाई एल, एल एल के साथ कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट आएगा आपके पास 2, टी प्राइम बन जाएगा 2T, न्यू टाइम पीरियड में 2 इंक्रीज। सो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो ओरिजिनल में से पहले वाले टी प्राइम में से टी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और टोटल टी पे डिवाइड कर देंगे और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2t माइनस टी
आएगा आपके पास मेरा बेटा अगेन परसेंटेज इंक्रीज इन, परसेंटेज इंक्रीमेंट देखने के लिए सिंपली करते क्या मेरा बेटा आपके पास, उसका प्रीवियसली का भी रहता था परसेंटेज इंक्रीज के लिए टी प्राइम माइनस टी डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100। टी प्राइम अभी मेरे पास है मेरा बेटा 2t माइनस टी डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100%। सो मेरा बेटा t ओवर t कैंसिल हो जाएगा 100%, इसका मेरा बेटा फिर आपके पास आंसर आ गया। इंक्रीमेंट कितना आ रहा है 100%। प्रीवियसली आपके पास परसेंटेज इंक्रीमेंट इस एमसीक्यूज का जिसमें आपके पास 1.1 t आ रहा था, अगेन वही फॉर्मूला t प्राइम माइनस परसेंटेज निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट किया, t पे ही डिवाइड कर दिया और 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास आया था 1.1 t माइनस टी डिवाइडेड बाई टी, इसका आंसर मेरा बेटा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100, ये बनेगा मेरा बच्चे आपके पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0. कॉमन ले लें, 1.1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टी कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर बनेगा मेरे बच्चे 10%। तो एक आंसर आ गया आपके पास 10% और एक आंसर आ गया मेरा बेटा आपके पास 100%। उसके बाद A particle executing simple harmonic motion with a speed of 6 seconds and amplitude of 3 centimeter, its maximum speed in centimeter per second पूछी गई है। तो हमारे पास मेरा बेटा v कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है x नॉट ओमेगा होता है और x नॉट ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई ओवर t, और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वही है कि 6 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड आपके पास है मेरा बेटा 3 सेंटीमीटर। एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 3 है और जो टी है आपके पास वहां आपके पास 6 सेकेंड है, तो उसकी वैल्यू पुट देखते हैं तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, तो एक्स नॉट इंटू 2 पाई ओवर टी आ गया। एक्स नॉट की जगह पे मेरा बेटा पुट करे 3, ये आ गया 2 पाई ओवर 6, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। तो जितने एमसीक्यूज पॉसिबल थे जिनके सॉल्यूशंस वो मेरा बेटा दोबारा से आपको बार बार सोल्व करके बता दिए। आज तो बोर्ड भी माशाल्लाह इधर उधर हो गए। सो यहाँ तक आसान है, हमें यही तो आसान है। चले मेरा बेटा सो डिफिकल्ट, एक कह रहा है डिफिकल्ट दूसरा कह रहा है आसान है। अगेन सर फरहान की अनाउंसमेंट मेरा बेटा के पेज रिफ्रेश कर ले। हाँ कर ले, क्या करने लगे एनेबल? हाँ आपका सर्वर स्टार्ट होने वाला है मेरा बेटा, तो इसको जरा देखिएगा। पेज रिफ्रेश कर लिए, चैट भी एनेबल कर दें, हम भी देखें क्या सर्वे आता है। मेरा बेटा पेज अगर आप लोगों ने रिफ्रेश कर लिया तो मुझे बता दे ताकि एक सर्वे होने लगा तो उसको जरा देख लिए मेरे बच्चे। जज़ाकल्लाह अस्मा। हामिद मेरा बेटा आप भी जीनियस ही हो, परेशान होने वाली बात नहीं है, सिर्फ जीनियस के स्पेलिंग अच्छे कर लो और उसके साथ साथ मेरी जन थोड़ी सी मेहनत तो सारी चीजें ही हो जाती हैं, बस करने से होता है। आपको पता है हर चैप्टर में से 3 से 4 टॉपिक होते हैं,